नमस्कार, जय हिंद। SRJ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा तक हमने 2 संभाग कवर कर लिया है। पहला हमने क्या पढ़ा था? बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग के अंतर्गत हमने 7 जिले पढ़े थे टोटल। कितने? 7। कौन कौन से? तो बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। इस तरीके से 7 जिले हमने पढ़ा है बस्तर संभाग के अंतर्गत। और उसके बाद हम सीधे आ गए टॉप में। कहाँ? सरगुजा संभाग में। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत हमने पढ़ा है 5 जिलों के बारे में। कौन कौन सा? तो कोरिया, सूरजपुर, फिर बलरामपुर, जशपुर और बीच में सरगुजा। ठीक। अब आज की जो कक्षा है इससे हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए संभाग को, अर्थात हम एक पूरा नया संभाग जो है वो बहुत अच्छे से घूमने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे घूमने के लिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सा संभाग हम पढ़ने वाले हैं? देखिए, चलिए देखते हैं ना। तो आज की जो हमारी कक्षा है ये बेस्ड होगी बिलासपुर संभाग पर। बिलासपुर संभाग पर। ठीक है, बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग को देखने के लिए हमको थोड़ा सा ना इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा। ठीक, बात है सन 1861 की। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बनता है हमारा छत्तीसगढ़। किसका? सेंट्रल प्रोविंस। मतलब यूं कह सकते हैं हम कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन होता है 1861 में। सेंट्रल प्रोविंस, इसकी राजधानी होती है नागपुर। और इसी के अंतर्गत 3 जिले जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बनते हैं। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर तो अभी भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन संबलपुर जो है ये वर्तमान समय में उड़ीसा का भाग है, याद रखेंगे। ठीक, तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस जिसकी राजधानी नागपुर होती है, इसके अंतर्गत 3 जिलों का गठन किया जाता है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इनमें से रायपुर और बिलासपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, जबकि संबलपुर वर्तमान उड़ीसा में है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक, यहां से हमारा जो बिलासपुर है ये जिला बनता है। इसके जस्ट अगले साल 1862 में छत्तीसगढ़ को एक डिवीजन का दर्जा दिया जाता है। एक संभाग बनता है छत्तीसगढ़ और इसी संभाग के अंतर्गत ये तीनों जिलों को रखा जाता है। कहानी क्लियर हो रही है? देखो, 1861 में एक राज्य बनता है सेंट्रल प्रोविंस। और सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत, है ना हिंदी में। और उसी मध्य प्रांत का हिस्सा होता है हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, जिसके अंतर्गत 3 जिले बनते हैं। कौन कौन से? तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और इन्हीं 3 जिलों में से जो 2 जिले हैं ये वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। याद रखेंगे, संबलपुर जो है ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है ना, उस समय उड़ीसा को दे दिया जाता है और हमारा जो सरगुजा वाला क्षेत्र है वो लिया जाता है। ये कहानी हमने पढ़ रखा है पहले, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो 1862 में अब छत्तीसगढ़ नाम का एक संभाग बनता है और इन 3 जिलों को छत्तीसगढ़ संभाग जो है उसके अंडर रखा जाता है। तो इस तरीके से भैया हमने देख लिया कि हमारा बिलासपुर जिला कब बना, तो 1861 में। ठीक, चलो अब थोड़ा सा विभाजन देखते हैं इनका, है ना। चलिए, अब जिलों का विभाजन थोड़ा सा देखना है यार हमको। तो चलिए कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं बिलासपुर संभाग का मैप। अरे कैसे भी बना लो यार, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे पिछले वीडियोस में कि सर ये जगह यहाँ नहीं है, यहाँ है। अरे भैया, आपको यहाँ पर एग्जैक्टली घूमना नहीं है, आपको सिर्फ मैं परिचित करा रहा हूं छत्तीसगढ़ के जगहों से कि ये जगह अप्रॉक्सीमेटली यहां पर स्थित है। कहने का मतलब एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं है वो जगह। बताने का ये मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली वो जगह वहां पर है।
और उस जगह के बारे में हमको जानना है, ताकि भविष्य में जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू करेंगे तब हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम उस जगह से कोरिलेट करके अपना ये जो छोटा सा दिमाग है ना यहां भर सकें। दैट इज वाई मैं आप लोगों को वो जगह बताता हूं और उसकी खासियत बताता हूं। तो मतलब मैटर करता ही नहीं कि वो जगह एग्जैक्टली कहां पर पॉइंट आउट करना चाहिए हमको, मैटर ये करता है कि वो जगह इस जिले में है, हाँ अप्रोक्सीमेटली यहां पर पड़ता है वो जगह, इतना जानिए आप, मोर देन सफिशिएंट है। आपको कोई एग्जैक्टली मैप ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग। ये फिलहाल तो बिलासपुर जिला है, 1861 बिलासपुर जिला है इतना बड़ा सा। अब इसका विभाजन होता है धीरे धीरे, तो देखेंगे हम 1948 आजादी के जस्ट एक साल बाद एक जिला बनता है यहां पर, और यह है रायगढ़ 1948। ठीक, 1948 में रायगढ़ बनता है। इसके बाद फिर से एक साल फिर से 1998 में यहां से 2 जिले बनते हैं, 1998 कौन कौन से जिले, तो देखो कोरबा और ये बनता है जांजगीर चांपा। ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा 1998 में बनते हैं। अब यहां से एक और जिला टूटता है कुछ इस तरीके से, और ये है हमारा मुंगेली। ये बनता है 2012 में। उसके बाद अभी फिर से कुछ समय पहले ही यहां से एक जिला और तोड़ दिया गया, और ये बनता है गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM। ये इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को, और ये जिला के रूप में बना, मतलब जिस दिन से जिले में जो मतलब जिले का जो परिषद है वो काम करना शुरू किया, एक जिला के रूप में इसने काम करना शुरू किया, वो डेट थी 10 फरवरी 2020। ठीक, इस तरीके से 1861 में बना हुआ बिलासपुर जिला जो है वो 6 अलग अलग भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले 1948 में रायगढ़ जिला बनता है, फिर 1998 में 2 जिले बनते हैं, कौन कौन से, कोरबा और जांजगीर चांपा। उसके बाद 2012 में मुंगेली जिला बनता है, और 10 फरवरी 2020 को बनता है गौरेला पेंड्रा मरवाही। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलो अब क्या करेंगे, अब हम ना एक एक जिले को उठाएंगे और देखना शुरू करेंगे, यही हमारा रूल बुक कहता है पढ़ने का। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, चूंकि मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बताने के लिए, तो क्लास बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। तो अपन क्या करते हैं, 3 जिलों को एक साथ लेते हैं, मतलब इतने एरिया को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। कौन कौन सा, बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही, इन तीनों जिलों को एक साथ देखते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे अब, है ना। चलो चलो शुरू करें। देखो तो अब यहां पर जो हमारी हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, देखो मुंगेली प्लस बिलासपुर प्लस गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये 3 जिले हम लोग एक क्लास में देखने वाले हैं आज। ठीक, चलो कुछ इस तरीके से आप मैप बना लीजिएगा। अब इसको जिलों में बांटते हैं हम, देखो ये बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, ये है मुंगेली,
ये है गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे लिख दिया हूँ अभी मैं, है ना। और ये है हमारा बिलासपुर। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें। देखो अब रोड्स को हम ट्रेस करना शुरू करते हैं। चलिए, रोड कौन कौन से हैं, तो देखो पहले बना लूं फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, कौन सी रोड है क्या है। देखो ये वाली जो रोड है ना, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा बॉर्डर्स पे चर्चा करते हैं कि इस पूरे संभाग के बॉर्डर में कौन कौन सी जगह हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर आपको पड़ेगा थोड़ा सा कोरिया, यहां पर कोरबा पड़ेगा, कोरबा ऊपर में, ठीक, यहां तक। इधर आपको पड़ेगा जांजगीर चांपा। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको पड़ेगा बलौदा बाजार, फिर नीचे बेमेतरा, और फिर नीचे आएंगे तो यहां पर पड़ेगा आपको कवर्धा। ठीक, बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, तो ऊपर कोरबा और कोरिया, इधर जांजगीर चांपा, नीचे 3 जिले कौन कौन सा, बलौदा बाजार, बेमेतरा, कवर्धा, बलौदा बाजार, बेमेतरा, कवर्धा। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब आगे देखते हैं। ये जो सड़क है ये है नेशनल हाईवे नंबर 130A, नेशनल हाईवे नंबर 130A। ये कवर्धा से मुंगेली आती है। ठीक, कवर्धा से मुंगेली, मुंगेली पहुंची, मुंगेली से फिर यही सड़क जाती है कहां, बिलासपुर को। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो इसमें, इस रोड में हमको कोई जगह याद नहीं रखनी है, हमें जो जगह याद रखनी है वो कुछ इस तरीके से याद रखनी है। देखिए यहां पर एक जगह आप पॉइंट कीजिए, यहां पर, इसका नाम है पथरिया, पथरिया। और ये ऊपर में यहां पर एक जगह पॉइंट कीजिए आप, इसका नाम है लोरमी, और ये भी एक तहसील है। इस तरीके से मुंगेली जिले में 3 तहसीलें हैं। 3 तहसीलें कौन कौन सी, तो देखो पथरिया, मुंगेली और लोरमी। पथरिया, मुंगेली, लोरमी, ये 3 तहसीलें हैं यहां पर। ठीक, क्लियर। देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, पूरा पहाड़ी रीजन है ये, और इस एरिया को पूरा सम्मिलित रूप से कहा जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। ये लोरमी है, ऊपर पेंड्रा है, तो पेंड्रा लोरमी का पठार है ये। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है सिहावल सागर, सिहावल सागर। और वहीं सिहावल सागर से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से बॉर्डर बनाती हुई, इस तरीके से। और ये नदी कौन सी है, तो ये है मनियारी नदी। याद रखेंगे, मनियारी नदी 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखेंगे ये कौन सी नदी है, मनियारी नदी। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, आप याद रखेंगे कौन सी नदी है। यहां पर चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, मनियारी रिवर, मनियारी नदी। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पेंड्रा लोरमी के पठार में सिहावल सागर से इसका उद्गम है, वहां से निकलती है और नीचे शिवनाथ नदी में आकर ये मिलती है। ठीक, इधर नीचे से शिवनाथ नदी आ रही है। इस जगह को मैंने पॉइंट क्यों किया है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये हो गई मनियारी नदी। मुंगेली शहर किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो मनियारी नदी की ही एक सहायक नदी है जो मुंगेली शहर के पास से होकर गुजरती है, जिसका नाम है आगर, आगर नदी। इसके अलावा भी और भी सहायक नदियां हैं मनियारी की, जैसे टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर। ये सब मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन वो अभी हमको काम नहीं आएंगी। हम इन सब जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जब हम नदी अपवाह तंत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना स्पेसिफिकली, वहां पर काफी अच्छे से पढ़ेंगे।
अभी फिलहाल आप इतना देखिए कि मनियारी नदी जो है ये सिहावल सागर से निकलती है, मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला का बॉर्डर बनाती हुई आगे निकलती है, शिवनाथ नदी में जाकर मिलती है। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसी की एक सहायक नदी आगर नदी, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मुंगेली शहर। ठीक, क्लियर। देखो अब पहाड़ी है तो जंगल भी होगा भाई, जंगल में ही तो पहाड़ी रहती है ना। देखो तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा जंगल झाड़ी वाला एरिया है यार। ये और यही एरिया है हमारा क्या, ये सम्मिलित रूप से मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही दोनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा जगह ये? अचानक मार। अचानक मार। देखो अब अचानक मार के बारे में भी कुछ विशेष बातें हमको याद रखनी है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो अचानक मार, इधर से देखते हैं। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य 552 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और कब बना था? तो 1975 में बना था ये। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बना था। 552 स्क्वायर किलोमीटर, 552 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहां पर, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये घोषित हुआ था 2005 में। और याद रखेंगे देश का 14th बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब क्या होते हैं? ये सारे अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन सब के बारे में जब हम पर्यावरण विषय शुरू करेंगे ना, तो वहां पर बहुत अच्छे से बहुत डीप में जानेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आप इतनी बातें याद रखेंगे कि अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बना था। 552 स्क्वायर किलोमीटर इसकी मतलब इसका एरिया है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में बना था और देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें। प्रोजेक्ट टाइगर में यह कब शामिल हुआ था? तो 2006 में। और टाइगर रिजर्व कब बना ये? तो टाइगर रिजर्व ये बना था 2009 में। ठीक, अचानक मार की बात करते हैं। 1975 में अचानक मार वाला जो एरिया है इसको डिक्लेयर किया गया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। 552 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद फिर बायोस्फीयर रिजर्व इसको कब घोषित किया गया? तो बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया 2005 में और देश का क्रम में 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है ये। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको 2006 में शामिल किया गया और एज अ टाइगर रिजर्व इसको शामिल किया गया 2009 में। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई अचानक मार के बारे में। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर। देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने जहां पर शिवनाथ और मनियारी मिलते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से देखो आप इमेजिन कीजिएगा। इधर से आ रही है शिवनाथ, इधर से आ रही है मनियारी, ये दोनों नदियां आ रही हैं और दोनों के बीच में एक द्वीप बन रहा है, मतलब छोटा सा आइलैंड टाइप का एक बन रहा है ये। और इसी को कहा जाता है मदकू द्वीप। मदकू द्वीप। मदकू द्वीप में मेला लगता है ईसाइयों का, मसीही मेला कहा जाता है जिसे। ईसाइयों का धर्म स्थल भी है ये। इसके साथ साथ यहां पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं, प्राचीन मंदिरों के अवशेष। ठीक, तो ये था आपका क्या, मुंगेली जिला। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है मुंगेली जिला के बारे में जानने को, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल हम इतनी बातें ही जानेंगे बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें हमारे लिए रेलेवेंट हैं। और जब बाकी चीजें बच जाती हैं वो जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो ये कौन सी सड़क है? तो ये है 130A। ठीक, अब मुंगेली जिले से ऐसा तो नहीं कि एक ही सड़क जाती है, और भी तो सड़क जाएंगी। तो देखो यहां पे अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, है ना, क्योंकि फिर क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी चीजें।
चलो बेमेतरा है ना, यहां से देखो अब जाती है एक और सड़क, ये बलौदाबाजार जिले से जाएगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा मुंगेली जिला में भी रहेगी और उसके बाद फिर चल देगी बिलासपुर की तरफ। देखो ये कौन सी सड़क है, तो ये है, यहां लिख देता हूं मैं, नेशनल हाईवे 130, ठीक, ये है नेशनल हाईवे 130। ये था कौन सा, नेशनल हाईवे 130A, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 130, ठीक। क्लियर हुई इतनी बातें। देखो अब मुंगेली जिला में हमको दो जगह याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे। चलिए, तो एक जगह आप याद रखेंगे सरगांव और एक जगह आप याद रखेंगे बैतलपुर। सरगांव और बैतलपुर ये दो जगह आप मुंगेली जिले में याद रखेंगे, किसमें, नेशनल हाईवे नंबर 130 में। इसके बाद हम एंटर करते हैं कहां पे, नेशनल हाईवे नंबर बिलासपुर जिले में नेशनल हाईवे नंबर 130। देखो यहां पर आपको याद रखना है तालागांव, तालागांव, फिर बिल्हा, बिल्हा के बाद आपको पड़ेगा क्या, हिर्री, चकरभाठा, हिर्री के बाद चकरभाठा, फिर बोदरी, बोदरी के बाद सिरगिट्टी, फिर पड़ेगा तिफरा। याद करिए, तालागांव, तालागांव के बाद बिल्हा, बिल्हा के बाद हिर्री, हिर्री के बाद चकरभाठा, फिर बोदरी, फिर सिरगिट्टी और तिफरा। याद कीजिए, याद कीजिए, यहीं पर याद करना है आपको। फुल कंसंट्रेशन से बैठिए, आप लिखिए मत अभी, एक बार बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके देखना मैप को और अच्छे से बना लेना, है ना। नोट्स अभी मत बनाइएगा आप जब तक के देख रहे हैं वीडियो को, पहली बार अगर देख रहे हैं आप, तो आप एकदम कंसंट्रेट होके वीडियो को ही देखिए और चीज़ों को इसको देखते हुए ही याद करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें बैठेंगी दिमाग में। और बाद में क्या कीजिएगा, रिवीजन ना करके ना चीज़ों को दिमाग में सोचिएगा बार बार कि भैया मैंने क्या पढ़ा था, किसके बाद क्या आता है। ऐसे मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए और उस बीच में सोचते रहिए कि मैंने क्या पढ़ा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, देखिएगा। मतलब जितनी चीज़ें आप रिवीजन करके याद नहीं कर पाएंगे ना, उतनी चीज़ें आप रिमाइंड करके याद कर लेंगे, ठीक। देखो तो दो जगह मुंगेली जिले में, सरगांव और बैतलपुर। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 130 में हम बिलासपुर जिले की ओर जब बढ़ते हैं तो हमको मनियारी नदी के तट पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है तालागांव। तालागांव के बाद फिर आएगा बिल्हा, हिर्री, चकरभाठा, बोदरी, सिरगिट्टी और तिफरा। उसके बाद आ जाता है बिलासपुर। ये जगहों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। अभी सिर्फ जगह आप ट्रेस करते चलिए। देखिए यहां पर आपको पड़ेगा, यहां पर कोटा और यहां पर पड़ेगा आपको तखतपुर। नेशनल हाईवे नंबर 130A में यहां पड़ेगा आपको क्या, तखतपुर, यहां पड़ेगा कोटा, ठीक। कोटा वही सीवी रमन यूनिवर्सिटी वाला यार। देखो अब इस रोड को हम आगे बढ़ाते हैं बिलासपुर से आगे, ठीक है। देखो तो कुछ ठीक, ये रोड आगे बढ़ गई हमारी। कौन सी रोड है ये, नेशनल हाईवे नंबर 130। देखो इसके बाद आपको याद रखनी है इसमें सीधे सीधे रतनपुर, और फिर सीधे जब कोरबा जिले में पहुंचते हैं तो इसमें याद रखना है आपको पाली, रतनपुर और पाली, ठीक। रतनपुर और पाली। क्लियर हुई इतनी बातें। देखो अब ये सड़क यहीं पर आके खत्म हो गई, 130A की बात कर रहा हूं, यहां बिलासपुर तक आके खत्म। अब बिलासपुर से आगे कौन सी सड़क जाएगी, तो देखो बिलासपुर से आगे जाएगी यहां पर ये है नेशनल हाईवे नंबर 49, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49, नेशनल हाईवे नंबर 49। देखो 130A जो है ये कवर्धा जिले से आती है मुंगेली में,
मुंगेली से जाती बिलासपुर में जाके रुक गई, बस खत्म। इसके आगे जो नेशनल हाईवे बनेगी वो है नेशनल हाईवे नंबर 49, जो कि इधर आगे जाती है जांजगीर चांपा फिर रायगढ़। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? देखिए इसीलिए मैंने अलग अलग कलर में ड्रॉ कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना। देखो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जगहें हैं। तो देखो यहां पर आपको पड़ेगा, थोड़े आगे आने के बाद यहां पर मस्तूरी, ठीक। मस्तूरी से नीचे आएंगे इधर तो आपको पड़ेगा मल्हार, और मल्हार के साइड में यहां पर पड़ेगा आपको बूढ़ी खार। मस्तूरी, मल्हार, बूढ़ी खार, मस्तूरी, मल्हार और बूढ़ी खार, ठीक। यहां पर आपको एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है चिल्हाटी, चिल्हाटी, याद रखेंगे, चिल्हाटी, ठीक। अब देखो यही मस्तूरी से अगर आप ऊपर जाते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं नहीं ना यहां पर मैप में ऊपर जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आगे जाने पे आपको पड़ेगा जयराम नगर, और फिर आप एंटर कर देते हैं कहां पर, जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा कोटमी सोनार। ये सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक। बिलासपुर से ही सीधे एक सड़क जाती है कुछ इस तरीके से, और यहां पर आपको पड़ेगा सीपत, ठीक। सीपत से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहां पर कौन सी जगह पड़ेगी, लुथरा शरीफ, और उसके बाद यही जो है वो सड़क आगे जाती है कोरबा, ठीक। बिलासपुर से सीपत के बाद लुथरा शरीफ होते हुए ये सड़क जाएगी आगे कहां, कोरबा जिले में। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो अब यहीं से एक जो सड़क है ना ये एंटर करेगी इस जिले में, तो यहां पर आपको पड़ेगा गौरेला, यहां पर पड़ेगा पेंड्रा, यहां पर पड़ेगा मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक। अब यहां है तो इसके बारे में थोड़ा ही है, देख लेते हैं, है ना। यहां पर एक जगह पड़ेगा आपको गौरेला और पेंड्रा के बीच में, इसका नाम है धनपुर, धनपुर। याद रखेंगे ये जो धनपुर है ये नवपाषाणकालीन स्थल है, इसको एग्जाम में पूछ भी चुका है कई बार। और पहले हम क्या बिलासपुर जिला लेते थे 2020 के पहले तक, लेकिन अब अगर एग्जाम में इसको पूछता है धनपुर कहां है, धनपुर नवपाषाणकालीन स्थल है और धनपुर स्थित है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में, ठीक। क्लियर हुई इतनी बातें। इसके अलावा यहां पर एक जगह है, यहां पर बेलपान, बेलपान, तो ये बेलपान से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, यहीं पर बना रहा हूं ना ये, और मनियारी में आके मिल जाती है, इसका नाम है छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, ठीक। ये बेलपान से निकलती है छोटी नर्मदा, और ये बेलपान जो है ये पहले बिलासपुर जिले में आता था, अब आएगा कहां, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में। यहां से एक नदी निकली छोटी नर्मदा, और ये मनियारी नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। कौन सी, छोटी नर्मदा, मैंने आपको बताया था। इधर आगर देख लिया हमने, यहाँ छोटी नर्मदा देख लिया, इसके अलावा घोंघा है, टेसुआ है, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं मनियारी की। लेकिन अभी ये दो नदियां आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तहसीलों की बात करें तो 3 तहसील है यहां पर, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ये तीनों अपने आप में एक एक तहसील हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर एक विधानसभा क्षेत्र है, मरवाही विधानसभा क्षेत्र। और जब लोकसभा चुनाव होता है ना तो ये पूरा जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का जो एरिया है ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। किसके अंतर्गत, कोरबा लोकसभा क्षेत्र, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए तो अब आगे देखते हैं, है ना। देखो अब ना अपने को याद रखना है, इधर मैंने बताया ही है आपको, ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है यार ये तो, ठीक है। तो यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी जगह से, तो यहीं पेंड्रा लोरमी के पठार में ही एक जगह है खोंडरी खोंगसरा, खोंगसरा, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, यहां से एक नदी निकलती है,
इस तरीके से, और ये बिलासपुर शहर को क्रॉस करती हुई जाती है, याद रखेंगे, कुछ इस तरीके से, और ये भी जाकर फिर वापस किस में मिल जाती है, शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी इधर से आ रही है राजनांदगांव जिले से, है ना। और ये नदी है अरपा नदी, याद रखेंगे, अरपा नदी। अरपा नदी जो है ये खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है और फिर गौरेला पेंडा मरवाही जिले से होते हुए बिलासपुर जिले में आती है। और बिलासपुर शहर किस नदी के किनारे है, ये अगर आपसे प्रश्न करता है तो अब अरपा नदी के किनारे। ठीक, क्लियर। अब देखो, इतनी बातें हमने देख ली, अब देखना है ना आगे मैं आपको एक एक जगह को लेके उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन हमको जाननी है वो बताते चलता हूं। इतनी जगह तो आप पहले याद कीजिए। नेशनल हाईवे नंबर 130, इसमें कौन कौन सी जगह पड़ेंगी, तो सरगांव, सरगांव के बाद बैतलपुर, फिर तालागांव, बिल्हा, उसके बाद हिर्री, चकरभाटा, बोदरी, सिरगिट्टी और तिफरा, और उसके बाद फिर बिलासपुर। ऊपर जाएंगे तो रतनपुर और पाली, पाली जो है वो कोरबा जिला हो जाता है ना, रतनपुर तक आप याद रखेंगे। इसके बाद इधर नेशनल हाईवे नंबर 49 में हम जाते हैं तो हमको पड़ेगा मस्तूरी, मस्तूरी से नीचे दो जगह मल्हार और बूढ़ी खार, नीचे एक जगह चिल्हाटी। फिर बिलासपुर से सीधे इधर वाली सड़क में हम जाएंगे तो सीपत और लुथरा शरीफ, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कौन सा जिला, इधर कोरबा जिला। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो चलो, तो तालागांव, तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर। इसके अलावा रुद्र शिव की प्रतिमा है, देवरानी जेठानी का मंदिर और रुद्र शिव की प्रतिमा कहां, तालागांव में। माना जाता है कि यह गुप्तकालीन मंदिर है ना, ऐतिहासिक धरोहर है हमारा। और उसके अलावा याद रखेंगे कि तालागांव जो है वो मनियारी नदी के तट पर स्थित है, मनियारी नदी के तट पर। ठीक, इसके बाद आते हैं बिल्हा। ये दोनों तो ऐसे ही हैं, मतलब जगह का नाम याद रखेंगे ना, नीचे यहां से शुरू मैंने इसीलिए नहीं किया, सरगांव बैतलपुर बस आप नाम याद रखेंगे। बिल्हा, बिल्हा एक विकास खंड है और विकास खंड होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड अर्थात सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक अगर कोई है तो वो है बिल्हा। याद रखेंगे मैक्सिमम जिले जो हैं वो अपने आप में एक विकास खंड भी होते हैं, लेकिन हमारा बिलासपुर जिला जो है वो विकास खंड नहीं है, बल्कि वो जिला तो है लेकिन विकास खंड नहीं है, वो बिल्हा विकास खंड के अंडर आता है बिलासपुर। ठीक है, तो बिल्हा सबसे बड़ा विकास खंड। फिर हिर्री, हिर्री में है डोलोमाइट के माइंस है, हिर्री माइंस के नाम से फेमस है ना, डोलोमाइट का माइंस है यहाँ पे, कहाँ, हिर्री में। फिर चकरभाटा, तो चकरभाटा में है हवाई पट्टी, अब एयरपोर्ट भी बन गया है, तो चकरभाटा एयरपोर्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद आएगा बोदरी, तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है ना वो एक्चुअल में बिलासपुर में नहीं है, बिलासपुर जिले के अंदर है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है तो वो बोदरी में है। याद रखेंगे देश का क्रम में 19वां उच्च न्यायालय है, बिलासपुर हाई कोर्ट जो है ना हमारा वो देश का 19वां उच्च न्यायालय है, जिसका गठन सन 2002 में हुआ था, याद रखेंगे। वो कहाँ स्थित है, बोदरी में। इसके अलावा सिरगिट्टी और तिफरा, और इन दोनों के साथ ना ये जो बाईपास बना हुआ है ना तिफरा से फिर इधर नेशनल हाईवे नंबर 49 के लिए यहां पर दो जगह, सिलपहरी और दगोरी, सिरगिट्टी और तिफरा, इसके साथ साथ इधर बाईपास में दो जगह सिलपहरी और दगोरी, ये चारों क्या हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं बिलासपुर जिले के। ठीक, और यही औद्योगिक क्षेत्र से एक चीज और इधर हमने छोड़ दिया, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे अंजनी। ठीक है, फिर से बिलासपुर में आ जाइए। अब फिर से इसको रिपीट करते हैं इतने को एक बार। ठीक, देखो तालागांव मनियारी नदी के किनारे बसा है, ऐतिहासिक स्थल है, देवरानी जेठानी की प्रतिमा है यहां पर और रुद्र शिव की प्रतिमा है, देवरानी जेठानी का मंदिर है और रुद्र शिव की प्रतिमा है। फिर आएंगे बिल्हा, सबसे बड़ा विकास खंड है, बिलासपुर जिला इसी के अंडर आता है। हिर्री डोलोमाइट का माइंस है यहाँ पर। फिर चकरभाटा एयरपोर्ट है। बोदरी, बोदरी में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का। इसके बाद आ जाएंगे क्या, सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी और दगोरी, ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक,
इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो बिलासपुर, सबसे पहले तो याद रखेंगे 1861 में बने 3 जिलों में से एक बिलासपुर जिला। ये जो तिफरा है बिलासपुर जिला के अंदर, यहां पर ब्रेल लिपि का प्रेस है, याद रखेंगे। ब्रेल लिपि प्रेस कहां है छत्तीसगढ़ में? तो तिफरा में स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर में दिया सलाई उद्योग फेमस है। बिलासपुर में, अगर छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहां है पूछा जाए आपसे, तो आप लगा के आएंगे बिलासपुर। इसके अलावा बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी भी कहा जाता है। शिवा काशी, शिवा काशी, शिवा काशी। अब शिवा काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर माचिस उद्योग है, बारूद से संबंधित काम होते हैं यहां पर। और भारत में तमिलनाडु में एक जगह है शिवा काशी, जो कि बारूद से संबंधित या एक्सप्लोसिव से संबंधित या माचिस उद्योग के लिए फेमस जगह है। शिवा काशी कहां? तमिलनाडु में। और उसी के तर्ज पर हम बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बातें? बिलासपुर में ही अगर आप इधर इस वाले रोड में आ जाए 130A में, तो आपको पड़ेगा एक जू। कौन सा? कानन पेंडारी, है ना, काफी फेमस है कानन पेंडारी। इसके अलावा सबसे बड़ा वन वृत्त छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो वो है बिलासपुर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर। साथ में देखो कहां लिखूं मैं, यहां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। याद रखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ साथ एसईसीएल, एसईसीएल का हेडक्वार्टर है। एसईसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय है। इसके पहले हमने एसईसीएल का और मुख्यालय कहां पढ़ा था? याद कीजिए, सूरजपुर जिला में विश्रामपुर एसईसीएल का सेकंड मुख्यालय है, सेकंड हेडक्वार्टर। फर्स्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? तो बिलासपुर है। ठीक, तो बिलासपुर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये तिफरा को ले लीजिए, तो तिफरा में ब्रेल लिपि प्रेस है, दिया सलाई उद्योग के लिए फेमस है, माचिस उद्योग के लिए फेमस है, फटाके उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहलाता है। इसके अलावा यहां पर कानन पेंडारी फेमस है, जू है एक, है ना, चिड़ियाघर जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है ये। और याद रखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारत का एकमात्र रेलवे जोन है जो हमेशा से फायदे में रहा है, घाटे में कभी नहीं गया। बाकी रेलवे हमेशा घाटे में चल रही है, पता है आप लोगों को, है ना, लेकिन यही एकमात्र जोन है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है भारत में रेलवे को। ठीक है, इसके बाद एसईसीएल, एसईसीएल का हेडक्वार्टर भी बिलासपुर। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं रतनपुर में। तो रतनपुर में सबसे पहले तो रतनपुर को बसाया किसने? तो याद रखेंगे कलचुरी वंश के, इसको रब कर रहा हूं ना मैं, कलचुरी वंश के राजा थे रत्नदेव फर्स्ट। इन्होंने 11वीं सदी में एक शहर बसाया जिसका नाम रखा रतनपुर, रत्नपुर। इसका प्राचीन नाम वैसे मिलता है कुबेरपुर या मणिपुर के रूप में। और मणिपुर कहने का तात्पर्य है महाभारत के समय में जो राजा ताम्रध्वज थे उनकी राजधानी मणिपुर, तो उसको रिलेट किया जाता है इसी रतनपुर से। तो प्राचीन नाम मणिपुर या कुबेरपुर। और बसाया किसने? तो रत्नदेव प्रथम ने। कौन से वंश के राजा थे? कलचुरी वंश के राजा थे। और इन्होंने ही, रत्नदेव प्रथम ने ही यहां पर बनवाया था क्या? महामाया माता का मंदिर। रतनपुर का महामाया सबसे ज्यादा फेमस है ना। तो रतनपुर का महामाया मंदिर किसने बनवाया? तो रत्नदेव प्रथम ने बनवाया। कब? 11वीं सदी में। इसके अलावा यहां पर बादल महल है, तो बादल महल को बनवाने का काम किया था राज सिंह ने। राज सिंह भी राजा थे कलचुरी वंश के ही। ठीक, यहां पर एक विशाल तालाब है और उस तालाब को बनवाने का काम किया था पृथ्वीदेव प्रथम ने, वो भी कलचुरी वंश के ही राजा थे, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, और इसके अलावा बिंबाजी भोसले ने भी यहां पर बनवाया था। और इन सब से अलग हम बात करें तो
रतनपुर जो है ये प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, जिसे कैप्टन एगेन्यू ने, जब यहां पर सूबा शासन लागू हुआ तो कैप्टन एगेन्यू जो थे ना, उन्होंने क्या किया, राजधानी को रतनपुर से शिफ्ट करके रायपुर ले आए। तब से फिर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में रायपुर का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। इसके पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन थी, तो रतनपुर थी, याद रखेंगे। ठीक, क्लियर। ठीक, यहां पर है एक वीरा देवी का मंदिर, जिसको बनवाया था रत्नदेव तृतीय ने, कलचुरी वंश के राजा थे। यहां पर राम टेकरी का भी मंदिर है, जिसको बनवाया था बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले मतलब मराठा शासक। ठीक, इसके अलावा यहां पर मतलब कहा जाए तो सती चौरा है, लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तो ये सब चीजें फेमस है। तो रतनपुर के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले 11वीं सदी में रत्नदेव प्रथम के द्वारा इसको बसाया गया। इसके अलावा यहां पर बादल महल है, जो कि राजसिंह की देन है। यहां पर विशाल तालाब है, जो पृथ्वीदेव प्रथम की देन है। बिंबाजी भोसले ने यहां पर राम टेकरी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा रत्नदेव तृतीय ने यहां पर एक वीरा देवी का मंदिर बनवाया। और 1818 ईयर याद रखेंगे, 1818 में रतनपुर से राजधानी रायपुर परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है कैप्टन एगेन्यू को। अब ये एगेन्यू कौन था, क्या था, ये सब हम जब छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को ये सब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी बस इतना जानिए कि कैप्टन एगेन्यू था 1818 में, उसने रतनपुर से जो राजधानी थी उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया ऑफिशियली। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें। देखो अब फिर पाली, आगे तो कोरबा जिले में पढ़ेंगे यार पाली के बारे में, है ना। देखो अब यहां से हम पढ़ते हैं, इधर इस रोड में जाते हैं तो सीपत में एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे, मतलब यूनिट है, सॉरी, एनटीपीसी का यूनिट है सीपत में। इसके अलावा 2 जगह और यूनिट है छत्तीसगढ़ में। कहां कहां, तो लारा और जमुनी पाली। लारा कहां है, तो लारा है आपका रायगढ़ जिले में और जमुनी पाली है कोरबा जिले में। ठीक, लाइन से याद रखेंगे, इधर कोरबा में जमुनी पाली, इधर रायगढ़ में लारा और इधर आपका बिलासपुर जिले में सीपत। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर है। ये सॉरी यूनिट है यार, बार बार हेडक्वार्टर बोल के ना हेडक्वार्टर ही निकल रहा है। देखो लुथरा शरीफ, अब सीपत के बाद लुथरा शरीफ। तो लुथरा शरीफ जो है, यहाँ पर दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है, और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जाने से जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। बाबा इंसान अली की दरगाह है वो। कहाँ, क्या है, बाबा इंसान अली की दरगाह है, मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल है, ऐसा भी आप याद रखेंगे लुथरा शरीफ को, तो भी चलेगा, बाबा इंसान अली की दरगाह। ठीक, अब देखो, अब इस रोड में आते हैं तो मस्तूरी एक ब्लॉक है, याद रखेंगे, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मस्तूरी एक ब्लॉक है। इसके बाद आते हैं मल्हार। तो मल्हार, इसको बसाने का श्रेय जाता है शरफपुरी राजा प्रसन्न मात्र को। शरफपुरी राजा प्रसन्न मात्र ने, एक ऐसा उल्लेख मिलता है हमको कि निडला नदी के किनारे एक शहर बसाया था। और यहां पर चूंकि एक नदी अभी मैं बताऊंगा आपको, लीलागर नदी आती है ना, लीलागर नदी, तो उसी को निडला नदी कहा गया है और उसके किनारे जो शहर बसाया गया उसको प्रसन्नपुर कहा गया। और उसी प्रसन्नपुर को ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मल्हार है। ठीक, तो मल्हार का पुराना नाम प्रसन्नपुर, किसने बसाया, राजा प्रसन्न मात्र ने। कौन सी नदी के किनारे, तो निडला नदी के किनारे। इसके बाद बूढ़ी खार है। तो बूढ़ी खार में प्राचीन काल का हमको मिला है क्या, एक चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा मिली है, याद रखेंगे, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा, बूढ़ी खार। इसके बाद चिल्हाटी। तो चिल्हाटी जो है ये चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर का माइंस है यहाँ पर चिल्हाटी में, याद रखेंगे। ठीक, चिल्हाटी चूना पत्थर का माइंस। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई, पक्का क्लियर। देखो चलो अब थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन है वो गेन करते हैं अपन। तो यहां पर ये जो अरपा नदी है ना, इसमें एक बांध बना हुआ है और ये है
भैंसाझर परियोजना, भैंसाझर परियोजना। और यही अरपा नदी की ना एक सहायक नदी इधर से आती है, इसका नाम है खारंग नदी, खारंग। और यही खारंग नदी पर बना हुआ है क्या, खूंटा घाट, खूंटा घाट। दो डैम आप याद रखेंगे, अरपा नदी पर भैंसाझर परियोजना और खारंग नदी पर खूंटा घाट परियोजना। ठीक है, यही ना इधर अब आइए आप मुंगेली जिले में वापस आइए। मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर यहां पर बना हुआ है एक परियोजना और इसका नाम है खुड़िया परियोजना, या इसी को कहा जाता है राजीव गांधी जलाशय, राजीव गांधी जलाशय। तो 3 परियोजनाएं हमने देख ली, कौन कौन सी, खुड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय, कहां, मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर। फिर बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर भैंसाझर परियोजना और खारंग नदी पर खूंटा घाट परियोजना। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। देखो अब 2-3 जगह जो छूटी हैं उनको देखते हैं अपन, है ना। तो ये है इधर मस्तूरी से ऊपर के, अपन भूल गए थे इसको, है ना। जयराम नगर ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है। कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में है। क्रोकोडाइल पार्क है यहाँ पर, याद रखेंगे, ठीक है, क्रोकोडाइल पार्क। अब देखो ये कोटा, तो कोटा में है सीवी रमन यूनिवर्सिटी, सीवी रमन यूनिवर्सिटी, सीवी रमन यूनिवर्सिटी से जोड़ के आप कोटा को याद रखेंगे। जयराम नगर ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है और ऊपर में ये मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल लुथरा शरीफ है, याद रखेंगे। इधर कोटमी सोनार है तो ये यहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क है। ठीक, इसके अलावा यहाँ के अगर बिलासपुर जिले के व्यक्तित्व की बात करें हम, तो वासुदेव देवरस 1930 में जब वानर सेना का गठन किया गया था तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, वासुदेव देवरस के द्वारा। इसके बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी, ये प्रॉपर यहाँ के नहीं थे लेकिन इन्होंने शनिचरी मार्केट में जब अपना भाषण दिया था तो उसके लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखेंगे, बिलासपुर के शनिचरी मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा राजकिशोर वर्मा, अमृतलाल दुबे या फिर ई राघवेंद्र राव, ये सब जो व्यक्तित्व हैं, ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब इनके नाम आएंगे, तो ये सब भी बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं बिलासपुर जिले से। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। याद रखेंगे ये बिलासपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली जिला, इन तीनों जिलों में से जो हमारा बिलासपुर जिला है ये सर्वाधिक विकसित है ना, पता ही है हमको। और चूंकि ये सर्वाधिक विकसित है इसीलिए छत्तीसगढ़ की द्वितीय राजधानी के रूप में भी हम इसको देखते हैं। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन बोलचाल की भाषा में छत्तीसगढ़ की द्वितीय राजधानी भी कहा जाता है बिलासपुर को। इसके अलावा न्यायधानी भी कहा जाता है बिलासपुर को, है ना, न्यायधानी, क्योंकि यहीं पर तो बोदरी में क्या है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, 2002 में। कौन सा क्रम में कौन सा है, तो 19वां है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए तो इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने 3 जिला एक साथ कवर कर लिया और आई होप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें हमने की है और ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर छोटा सा भी अगर डाउट आता है ना तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा उसका, मेरी गारंटी है। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यार सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाइए आप लोग, इतनी मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वास्तव में जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। सब्सक्राइबर बढ़ाने का ये मतलब कतई नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, ऑल दैट, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यूट्यूब पर मेरे आने का एकमात्र कारण ये है
कि हमको पढ़ाना पसंद है और साथ में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन सही उनको डायरेक्शन में जो मेहनत है वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको उचित गाइडेंस नहीं मिलता, उचित जानकारी नहीं मिलती, सही पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका उनको पता नहीं होता है। और इसीलिए हमने ये फ्री में पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड बने, कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो, तो बिल्कुल इस चैनल को और इन वीडियोस को लोगों तक शेयर करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं। थैंक यू सो मच।